हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ के भूगोल विषय की पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज का संचालन कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। और ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, भूगोल की हमारे पास जो 10 यूनिट मौजूद है पाठ्यक्रम में, उन 10 यूनिट में कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको उन तथ्यों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। हम उन टॉपिक्स पर यहाँ चर्चा करते हैं, उनसे जुड़े हुए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उनसे जुड़े हुए कौन से तथ्य या फैक्ट हो सकते हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हिमनद। हिमनद यानी ग्लेशियर। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्लेशियर के बारे में, हिमनद के बारे में। ठीक है, हिमनद देखिए एक ऐसा शब्द है और ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लेशियर जो वर्तमान हमारे पास परिदृश्य मौजूद है, वर्तमान परिदृश्यों में ग्लेशियर का पिघलना एक बड़ी घटना है और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से कई पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं, कई जलवायु संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में ग्लेशियर के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे हिमनदों के बारे में कि आखिर हिमनद या ग्लेशियर्स होते क्या। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात, ग्लेशियर्स क्या है। देखिए, जब भी हिमनद की बात आए, ग्लेशियर की बात आए, तो ध्यान रखिए ये एक प्रकार की नदी या सरिताओं के समान। ध्यान रखें, जब भी हम ग्लेशियर के बारे में चर्चा करें तो क्या इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक प्रकार की नदी या सरिताओं के समान है। लेकिन किसकी सरिता? तो ध्यान रखिए बर्फ की। किसके समान है? यह बर्फ की सरिताओं के समान है। ठीक, यानी नदी तो प्रवाहित हो रही है लेकिन किसकी? हिमकणों की नदी है। हिम, छोटे छोटे हिम के इसमें कण मौजूद है, या आप कह सकते हैं बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं। तो ये किसकी है? नदी है बर्फ के टुकड़ों की। बर्फ के इसमें टुकड़े मौजूद हैं। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी आप ग्लेशियर की डेफिनेशन दीजिएगा तो एक शब्द आपको हमेशा लिखना है कि यह हिमयुक्त नदियों का ही एक रूप है। यानी आप इसे क्या कह सकते हैं कि यह हिमयुक्त नदी या नदियों का एक रूप है। एक रूप है। ठीक है, तो यदि हिमनद पूछा जाए, हिमनद क्या है, ग्लेशियर्स क्या है, तो ध्यान रखना है आपको, क्या बताना है कि धरातल पर सरिताओं के समान ही मौजूद हिमयुक्त नदियों के एक रूप को ग्लेशियर कहते हैं या हिमनद कहते हैं। ठीक है, हिमनद आपको इस शब्द से ही समझ में आ जाएगा। हिम यानी बर्फ की बात कर रहे हैं और नद यानी नदी के बारे में चर्चा की जा रही है, यानी बर्फ की नदी या हिम की नदी को ही क्या कहा जाएगा? हिमनद कहा जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात कि यदि आपको पूछा जाए कि हिमनद की इमेज कौन सी होगी, तो ध्यान रखिएगा जब भी हिमनद के बारे में पूछा जाता है तो यह इमेज है हिमनद की। देखिए, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी हैं और ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पिघलकर नीचे आते हैं या टूट कर नीचे आते हैं और इस तरीके से नदी के समान, सरिता के समान आपको दिखाई दे रही है आकृति। यही दरअसल क्या है? हिमनद है। ठीक है, तो जब भी हिमनद के बारे में पूछा जाए तो आप ध्यान रखें हिमनद को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदियों के रूप में हिमनद पाए जाते हैं या हिमनद प्राप्त होते हैं। ठीक है, यद्यपि ध्यान रखिएगा कि इनकी जो गति है वह कैसी होती है? मंद होती है। तो हिमनदों की गति कैसी होती है? मंद होती है। ठीक है, जबकि आप कह सकते हैं कि जो नदियों की गति है, जो सरिताओं की गति है, वह कैसी होती है? तेज होती है। ठीक है, उनका प्रवाह कहीं आपने देखा होगा अमूमन तेज होता है, जबकि हिमनदों का प्रवाह कैसा होता है? मंद होता है, यानी ये बहुत मंद गति से आगे बढ़ते हैं। हिमनदों के बारे में एक खास बात यह कि यह हिम का समूह होता है, यानी इसमें बर्फ या हिम जो है उसके ये समूह होते हैं और ये जिस क्षेत्र में फैले होते हैं उसे हिम क्षेत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखें ये क्या है? हिम का समूह या हिम के समूह होते हैं। हिमनद के बारे में ध्यान रखें,
हिमनद क्या होते हैं? हिम के समूह होते हैं और ये जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं या हिम क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। और खास तौर पर हिमनद के बारे में एक और बात ध्यान रखना है कि हिमनद हिम के समूह हैं। हिमनद क्या है? हिम के समूह हैं। हिम के समूह हैं जो कहां से निकलते हैं? तो ध्यान रखें, जो बर्फीला क्षेत्र है या जो हिम क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गुरुत्व के प्रभाव की वजह से जो नीचे बर्फ गिरती है, इस बर्फ के गिरने की वजह से हिमनद बनते हैं। इस बर्फ के गिरने की वजह से हिमनद बनते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है? एक तो कौन सी सरिता के रूप में पाए जाते हैं? हिमनद हिम या बर्फ के टुकड़ों की सरिताएं होती हैं, बहुत मंद गति से चलती हैं, जबकि अन्य जो नदियां हैं वह तीव्र गति से चलती हैं। इनके बाद यह हिम का समूह होता है। और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से, गुरुत्व के प्रभाव की वजह से इनका निर्माण होता है हिम क्षेत्र से बर्फ के नीचे गिरने की वजह से। यानी हिमनद का निर्माण कैसे होता है? हिम क्षेत्र से गुरुत्व प्रभाव के कारण ये नीचे की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और बात, जो हिमनद की बनने की प्रक्रिया है उसे ध्यान रखिएगा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी आप इसे हिमस्खलन से जोड़कर ना देखें। ठीक, क्यों? क्योंकि हिमनद के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? सामान्य प्रक्रिया है, जबकि जो हम हिमस्खलन की बात करते हैं उसमें कई अन्य फैक्टर भी शामिल हो जाते हैं और उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें, क्योंकि अभी हमने क्या जाना? हिमनद के बारे में। ठीक, हिमनद के निर्माण के बारे में यदि हम बात करते हैं कि जो हिमनद वाला क्षेत्र है, आखिर कहाँ तक के क्षेत्र को हम हिमनद वाले क्षेत्र के रूप में शामिल कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जहां जहां बर्फ पाए जाते हैं, ठीक है, जहां जहां बर्फ पाए जाते हैं, इन बर्फीले क्षेत्रों में एक ऐसी भी रेखा होती है जिसके ऊपर बर्फ नहीं पिघलती। वर्ष भर क्या होता है? हिम आवरण मौजूद होता है और इस रेखा को क्या कहते हैं? हिम रेखा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम पूरे विस्तृत स्थलखंड की बात करते हैं, पृथ्वी की विभिन्न सतहों की बात करते हैं, तो अलग अलग स्थलखंड में, अलग अलग सतह में, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से जो हिम रेखा है वह भी अलग अलग होती है। ठीक है, आप आगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यह हिम रेखा क्या है? यह स्नो लाइन क्या है? स्नो लाइन यह क्या है? स्नो लाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि स्नो लाइन वह रेखा है जिसके ऊपर हिमावरण वर्ष भर मौजूद होता है, यानी वर्ष भर वहां उसके ऊपर जो बर्फ है वह नहीं पिघलती है। ठीक है, जबकि इसके नीचे जो भी बर्फ हमारे आसपास हिम रेखा के नीचे मौजूद है वह क्या है? वह पिघल सकता है या पिघल जाता है। तो हिम क्षेत्र के बारे में क्या बात ध्यान रखना है कि हिम क्षेत्र की एक निचली सीमा होती है। हिम क्षेत्र की एक निचली सीमा होती है जिसे हिम रेखा कहते हैं, और हिम रेखा का मतलब इसके ऊपर वाले क्षेत्र में जहां पर हिम आवरण मौजूद है, हिम क्षेत्र मौजूद है, वहां पर वर्ष भर हिमावरण मौजूद रहता है, यहाँ की बर्फ नहीं पिघल पाती है। और यदि हिमरेखा की ऊंचाई की बात की जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भूपृष्ठ के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक, मान लीजिए यह पृथ्वी है और यह 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश की जब बात की जाए, हम बात कर रहे हैं विषुवत रेखा की, इक्वेटर की, भूमध्य रेखा की। तो ध्यान रखिए 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर, या आप कह सकते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखें, जैसे ही आप ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, हिम रेखा की ऊंचाई कम होती जाती है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कंफ्यूज हो सकते हैं कि हिमरेखा की ऊंचाई कम कैसे होती जाती है, जबकि ऊपर की ओर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो बर्फ वाला क्षेत्र तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी जैसे ही आप ध्रुवों से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यानी आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आप उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको शीत क्षेत्र भी प्राप्त होगा, है ना, शीतोष्ण क्षेत्र भी प्राप्त होगा और
शीत क्षेत्र भी प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हिमवर्षा अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वह हिम के रूप में होती है, बर्फ के रूप में होती है, छोटे छोटे बर्फ के कणों के रूप में हिमवर्षा होती है। और यहाँ पर हिमवर्षा होने की वजह से जो बर्फ की ये चादर थी, या जो बर्फ के आपने बड़े बड़े यहाँ पर क्षेत्र देखे थे, हिम क्षेत्र देखे थे, ये और ऊंचे होंगे, है ना। तो भूमध्य रेखा की तुलना में यहाँ पर क्या होगा, बर्फ के क्षेत्र और ऊंचे होंगे, और जितने ऊंचे होंगे, ध्यान रखें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बर्फ के पिघलने की दर है यह तो कम होगी, है ना, भूमध्य रेखा की तुलना में। तो इसलिए चूंकि बर्फ कम पिघल रहा है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वह क्या होगी, हिमरेखा की कम होगी। ठीक है, जबकि भूमध्य रेखा में क्या है, बर्फ अधिक पिघलेगा, यानी यहाँ पर जो हमारे पास हिमरेखा की ऊंचाई है वह कहां पर, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर अधिक होगी। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हिमरेखा कम होती जाएगी, हिमरेखा की ऊंचाई क्या होगी, कम होती जाएगी। आपको ज्यादा बड़े ऊपर हिमाच्छादित पर्वत मिलेंगे, हिमाच्छादित पर्वत ज्यादा मिलेंगे, हिमाच्छादित क्षेत्र ज्यादा मिलेगा, और यह जो रेखा है यह कम प्राप्त होगी, कम मिलेगी। ठीक है, जबकि भूमध्य रेखा में आप जानते हैं वर्ष भर क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश होगा, यहाँ पर बर्फ ज्यादा पिघलने की संभावना बनती है, इसलिए यहाँ पर एक तो बात यह भी है, और यहाँ पर जो हिम रेखा है वह क्या होगी, कम ऊंची होगी। ठीक, इस तरीके से हमने क्या जाना, हमने हिमरेखा के बारे में समझने की कोशिश की कि आखिर यह हिमरेखा क्या है, और हिमरेखा के बारे में आप कैसे अन्य चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने हिमनद के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात यह कि हिमनद कितने प्रकार के होते हैं, यानी अब हम समझेंगे हिमनदों के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ ग्लेशियर्स के बारे में, हिमनदों के प्रकार, हिमनदों के प्रकार या टाइप ऑफ ग्लेशियर्स। हिमनदों के सामान्य रूप से ध्यान रखिएगा 4 प्रकार होते हैं, और आपको कहीं कहीं मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा कि इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, चूंकि हम इसे ब्रॉड वे में पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखें, हम हिमनदों को 4 स्वरूपों में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला स्वरूप है हिमनद का, उसे कहते हैं हिमटोपियां, इसे कहते हैं हिमटोपियां, आइस कैप। ठीक, दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है जो कि हम हिमनद के बारे में ही जान रहे हैं, तो हिमनद का हमारा दूसरा प्रकार है महाद्वीपीय हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद। ठीक, तीसरा प्रकार है हिमनद का घाटी हिमनद या पर्वतीय हिमनद। ठीक है, तो आपको यह भी लिखने मिल सकता है, पर्वतीय या घाटी हिमनद। अब आगे हम देखेंगे कि इसे पर्वतीय या घाटी हिमनद क्यों कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा हिमनद का चौथा प्रकार है वह है गिरिपद हिमनद, गिरिपद हिमनद। और ठीक इनके नाम के ही आधार पर इन्हें भी डिफाइन किया गया है, नाम से ही आप बता सकते हैं कि इनका नाम यह क्यों रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है हिमटोपिया हिमनद, जिसे आइस कैप ग्लेशियर कहते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय हिमनद जिसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। तीसरा है घाटी हिमनद या पर्वतीय हिमनद, ध्यान रखिएगा, जैसे जब भी पर्वतीय हिमनद की बात आएगी तो हम इसे माउंटेन ग्लेशियर कहेंगे, जब हम घाटी हिमनद की बात करेंगे तो इसे वैली ग्लेशियर्स कहेंगे, जब हम गिरिपद हिमनद की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसे पीडमोंट ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात, इन्हें हम अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं हिमटोपियों के बारे में या आइस कैप के बारे में, ये किस प्रकार के हिमनद होते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम बात करेंगे हिमटोपियों के बारे में, आइस कैप के बारे में, तो ये है क्या, हिमटोपियां या आइस कैप्स क्या होती हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में क्या है, एक विस्तृत किसकी चादर मौजूद है, बर्फ की चादर मौजूद है। ठीक, तो कुछ विद्वानों का मानना है
कि विस्तृत जो बर्फ की चादर मौजूद है हमारे इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, हिम क्षेत्र की चर्चा चल रही है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हिम क्षेत्र की। हिम क्षेत्र या जहां पर बर्फ मौजूद है, हिमानी क्षेत्र की चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो हिम टोपियों के बारे में क्या कहा जाता है कि उस क्षेत्र की बात की जाएगी जहां पर हिम की चादर मौजूद हो और हिम की चादर में ही हिम चोटियां पाई जाती हैं। ठीक, और कुछ विद्वानों का मानना है कि पर्वतों की चोटियों पर स्थित हिम चादर को, मान लीजिए पर्वत है और इन पर्वतों की चोटियों पर जो हिम चादर मौजूद है इन्हें ही हम हिमटोपियां कहते हैं। यानी इसे हिमटोपियों के लिए जो डेफिनेशन है वह अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम जो मानेंगे वह क्या मानेंगे कि जो हिम टोपियां है वह हिम की चादर है, लेकिन जो हिम चादर है वह बहुत विस्तृत है, जबकि हिम टोपियां हिम चादर की तुलना में थोड़ी सी छोटी है। यानी आप यहां लिख सकते हैं कि हिम टोपियां क्या है, लेस देन हिम चादर। जो हिम चादर है वह ज्यादा विस्तृत होगा, और आप यहाँ यह भी मान सकते हैं कि जो हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र मौजूद है इनके ऊपर जो हिम चादर है वह क्या होगी, हिम टोपी होगी। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि जब हिम टोपियों को डिफाइन किया जाएगा तो ये क्या है, ये दरअसल लघु महाद्वीपीय हिमनदों के रूप में मौजूद है। यानी छोटे से क्षेत्र में लघु महाद्वीपीय हिमनद चादर के रूप में जो हमें प्राप्त होंगी वही हिमनद चोटियां कहलाएंगी। हिमनद चोटियां या टोपियां, क्योंकि हमने इसके लिए कैप्स इस्तेमाल किया है, तो हिमनद टोपियां कहलाएंगी। ठीक है, अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास हिमनद टोपियां या हिम टोपियां मौजूद हैं, यदि ये अधिक ऊंचाई पर है, ध्यान रखें, यदि ये अधिक ऊंचाई है तो वहां पर हिमनदों का सृजन होगा। क्यों? क्योंकि हिम चादर कहाँ है, ऊपर की ओर है, विस्तृत क्षेत्र में है, और हिम चादर के ऊपर जो छोटी सी यहाँ पर चोटी मौजूद है पर्वतों में ऊपर की ओर या बहुत विस्तृत हिम चादर है, इसके ऊपर क्या होगा, हिमनद चोटी होगी, क्योंकि हिम चादर से क्या होगी, हिमनद टोपियां छोटी होंगी। तो हिमनद टोपियां क्या होंगी, छोटी होंगी हिम चादर से, इस वजह से इनके माध्यम से कुछ हिमनदों का सृजन होगा, और इन हिमनदों का जो सृजन होगा ये हिम चादर के द्वारा सृजित हिमनदों की तुलना में छोटे माने जाएंगे। ठीक है, देखिए जब भी आप हिमटोपियों को पढ़ें तो इनके लिए आपको स्पष्ट तथ्य ध्यान रखना है। सबसे पहले हिमटोपियां क्या है, हिम चादर का ही एक रूप है। ठीक, दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि ये लघु महाद्वीपीय हिमनदों के रूप में आपको मानना होगा, यानी लघु महाद्वीपीय हिमनदों के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक, इनके बारे में आपको तीसरा तथ्य ध्यान रखना है कि जो हिमटोपियां हैं वह अधिक ऊंचाइयों पर हिमनदों का सृजन करती हैं। अधिक ऊंचाइयों पर क्या होगा, हिमनदों का सृजन करेंगी। ठीक, और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना है कि गुरुत्व के प्रभाव के कारण जो हिम नीचे ढालों की ओर गिरता है, या अब क्या हो गया, यहाँ पर हिमटोपी का निर्माण तो हो गया, लेकिन यहाँ पर गुरुत्व के प्रभाव की वजह से हिम नीचे की ओर गिरेगा, और जब यह हिम नीचे की ओर गिरेगा तो हिमनद का सृजन करेगा। तो इस प्रकार से सृजित हिमनद को क्या कहते हैं, हिमटोपियां कहते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात कि आप इन्हें हिमटोपियों के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन हिमटोपियों के द्वारा निर्मित ही यह हिमनद कहलाता है। ठीक, अब ये तो हमने जाना हिमटोपियों के बारे में। आपको एक और अंतर याद रखना है, जब भी आप हिम चादर के बारे में ध्यान रखें कि जो हिम चादर है वह गुंबदाकार आकृति है, बहुत दूर तक विस्तृत है। लगभग यदि आपको हिम चादर के बारे में कहा जाए तो इसके लिए आपको एक तथ्य ध्यान रखना है कि लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर, 50,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत हिम क्षेत्र या हिम की चादर को क्या कहते हैं, हिम चादर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसके लिए आपको जो अंक में लिखा है वह है 50,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यह आकृति कैसी होगी, यह आकृति गुंबदाकार होगी। ठीक, तो 50,000 वर्ग किलोमीटर गुंबदाकार जो हिमपिंड मौजूद है उसे हिम चादर कहा जाता है, और इससे कम जो हिमपिंड मौजूद होगा उसे हिमटोपियां कहा जाएगा। ये इसके लिए खास बात आपको ध्यान रखना है। और हिमटोपियां और हिम चादर के बीच में जो चीज मौजूद होगी उसे हम हिम गुंबद कहेंगे। ध्यान रखें, हिमटोपियां
और हिम चादर के बीच में मौजूद, इसे हम हिम गुंबद कहेंगे, हिम गुंबद। ठीक, ये हमने देखा एक डेफिनेशन। अब दूसरी हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, महाद्वीपीय हिमनद के बारे में। ठीक है, आइए दूसरा प्रकार देखते हैं, वह है महाद्वीपीय हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद। अब महाद्वीपीय हिमनद क्या है? महाद्वीपीय हिमनद से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ हम बात करेंगे हिम चादर के एक विस्तृत रूप के बारे में, विस्तृत खंड के बारे में, जिसमें जो हिम है, जो बर्फ है, वह आपस में मिलती जा रही है, संचय होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम महाद्वीपीय हिमनद की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बात ये विशाल क्षेत्र में विस्तृत होगा। क्यों? क्योंकि यह कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। ठीक, तो विशाल क्षेत्र में विस्तृत होगा और हिम के संचयन के कारण बनेगा। ध्यान रखें, विशाल क्षेत्र में हिम के संचयन के कारण, हिम के संचयन के कारण, हिम के संचयन के कारण विशाल क्षेत्र में जो बड़ी बर्फ की चादर बन जाएगी, इसे ही महाद्वीपीय हिमनद कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हिम की यह विस्तृत चादर होगी और इसका निर्माण कैसे होगा? हिम के संचयन के कारण इसका निर्माण होगा। तो ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि ये समस्त भागों को कवर कर रही है और इसके समस्त भागों को कवर करने की वजह से ही इसे महाद्वीपीय हिमनद कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों इसे कहा जाएगा महाद्वीपीय हिमनद? क्योंकि यह समस्त भाग के रूप में, या यह समस्त भाग को एक हिमनद के रूप में कन्वर्ट कर देती है, समस्त भाग को यह एक हिमनद के रूप में बदल देती है और इस विस्तार की वजह से, इस सर्वाधिक विस्तार की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है? सर्वाधिक विस्तार की वजह से ही इसे महाद्वीपीय हिमनद कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया महाद्वीपीय हिमनद। अगला है जो हमारा तीसरा, वह है पर्वतीय या घाटी हिमनद। पर्वतीय या आप है घाटी हिमनद। अब यह क्या है? तो देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों से या पर्वतीय बर्फ के क्षेत्रों से, मान लीजिए पर्वत है और यहां से जब जो बर्फ है या बर्फ की चादर है, इसमें क्या होगा? गुरुत्व के प्रभाव से ये जब बर्फ नीचे की ओर फिसलेगा, नीचे की ओर गिरेगा, तो इसके माध्यम से, बर्फ के टुकड़ों के माध्यम से जिस प्रकार के हिमनद का निर्माण होता है, इसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। और जब ये नीचे घाटियों की आकृति में या घाटी के पास प्राप्त होते हैं तो इन्हें हम घाटी हिमनद कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में यदि आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कि पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर हिम टोपी से जो क्षेत्र है, वहां से जो हिम क्षेत्र है, उससे जो हिम राशि गुरुत्व के प्रभाव से नीचे की ओर गिरती है, उसकी गिरने के कारण जो हिमनद का निर्माण होता है, उसे ही पर्वतीय या घाटी हिमनद कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थान पर हिम टोपी से जो नीचे हिम की राशि या बर्फ की राशि नीचे की ओर गिरती है, इस प्रकार से जिस प्रकार के हिमनद का निर्माण होता है, उसे हम पर्वतीय हिमनद कहते हैं। ठीक है, अब ये नीचे की ओर आ गई, ये पर्वतीय जो हिमनद है वह नीचे की ओर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये मुख्यतः पर्वतीय घाटियों से प्रवाहित हो रहा है। देखिए, पर्वतीय घाटियों से प्रवाहित हो रहा है और ये घाटी से प्रवाहित होने की वजह से इसे घाटी हिमनद कहा जाता है। ठीक है, यानी निचले ढाल की ओर ये नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? यहाँ तो पर्वतीय हिमनद और घाटी हिमनद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, चूंकि इसकी जो खोज है, यदि हम इसके अध्ययन की बात करें तो सर्वप्रथम इसका अध्ययन हुआ था अल्पाइन क्षेत्रों में, इसलिए इसे अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है, इसे अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है। चौथा प्रकार है हमारा हिमनद का गिरिपद हिमनद। गिरिपद हिमनद। अब यह गिरिपद हिमनद क्या है? तो ध्यान रखें, गिरिपद हिमनद से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम उसी हिमनद की बात कर रहे हैं जो पर्वत के पदीय क्षेत्र में हो। गिरि यानी पर्वत, तो पर्वत के पदीय क्षेत्र में यहाँ पर जो हिमनद का विकास होगा, जिस प्रकार के हिमनद का विकास होगा, इसे हम क्या कहेंगे? गिरिपद हिमनद। अब इसी गिरिपद हिमनद का विकास किस प्रकार होगा? तो ध्यान रखिएगा कि पर्वतीय भाग से कई घाटी और हिमनद क्या होंगे? पर्वतीय क्षेत्र से और कई घाटी क्षेत्र से, क्योंकि एक पर्वतीय है, दूसरा पर्वतीय है, तीसरा पर्वतीय है। ठीक, अब क्या होगा? मान लीजिए इस प्रकार के दो पर्वत हैं, तो यहाँ से जिस हिमटोपी से जो बर्फ नीचे की ओर गिरेगी,
यहाँ पर हिमटोपी से जो बर्फ नीचे की ओर गिरेगी और पर्वत की पदों में जाकर ये दोनों क्षेत्र क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार के हिमनद का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, गिरिपद हिमनद कहेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। पर्वत के आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस प्रकार से निर्मित हिमनद को कहा जाएगा पर्वतीय हिमनद। ठीक है, इसका एक प्रकार क्या है, गिरिपद हिमनद या माफ कीजिएगा, इसे पर्वतीय नहीं, इसे कहा जाएगा गिरिपद हिमनद। ठीक है, तो इसका चौथा प्रकार क्या है, गिरिपद हिमनद। और यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अलास्का का जो मेलास्पिना है, मेलास्पिना, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, यह गिरिपद हिमनद का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक, ये तो हमने जाना प्रमुख रूप से हिमनदों के बारे में, हिमनदों के प्रकार के बारे में कि आखिर हिमनद कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको अमूमन कई जगहों पर इसके 3 प्रकार ही मिलेंगे, जो कौन कौन से होंगे, महाद्वीपीय हिमनद होगा, गिरिपद हिमनद होगा और पर्वतीय या घाटी हिमनद होगा। आपको जो हिमनद हमने टोपी पढ़ी, हिम टोपियों के बारे में जो हमने सबसे पहले चर्चा की, वह आपको नहीं मिलेगा। तो हिम जो टोपियां हैं उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस भी देखी, कुछ शब्दावलियां भी देखी हैं जिन्हें आपने देखा होगा। एक तो हमने हिम टोपी के बारे में चर्चा की है, हिम गुंबद के बारे में चर्चा की है और हिम चादर के बारे में चर्चा की है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को आप हिम चादर कह सकते हैं, उससे कम क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, हिम टोपियां कहते हैं, और इनके बीच का जो गुंबदाकार आकृति है हिम से निर्मित, उसे हम हिम गुंबद कहते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात, ये सारे प्रकार, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और हिमनद के बारे में जो भी डिटेल है वैसे आपके बारे में, उसके बारे में आपको जानना जरूरी था, जिस पर हमने चर्चा की। ठीक है, यदि आप वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो दृष्टि के टीचिंग एग्जाम चैनल में ही विजिट करिए, आपको इंग्लिश में भी वीडियो मिल जाएगी क्योंकि वहां पर इंग्लिश में भी वीडियो अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक शुक्रिया।